नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी मानसून सत्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों की अहम बैठक मंगल मिलन में पहुंचे। ऐसे में बड़ी जानकारी, एनडीए की मंगल मिलन बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली बार एनसीपीआई सांसद भी बैठक में शामिल हुए हैं। संसद सत्र की रणनीति पर अहम चर्चा। ऐसे में मानसून सत्र चल रहा है और सहयोगी दलों के साथ समन्वय पर रहा जोर। मानसून सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एनडीए सांसदों की अहम बैठक मंगल मिलन में पहुंचे और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। पहली बार एनसीपीआई के सांसदों ने भी एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया, जिसे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अहम माना जा रहा है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के एनसीपीआई के जरिए एनडीए का समर्थन करने के बाद से ये उनकी पहली औपचारिक भागीदारी है। बैठक में संसद के मौजूदा सत्र की रणनीति, सरकार के प्रमुख विधेयकों, विपक्ष के हमलों का जवाब और साथ ही सदन में बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार का फोकस सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना और संसद में लंबित विधायकों को पारित करने की रणनीति पर रहेगा। ऐसे में एनडीए के नेतृत्व में सभी सांसदों से सदन में के भीतर एकजुट होकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की अपील भी की गई। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनसीपीआई सांसदों की मौजूदगी में एनडीए का संख्याबल और राजनीतिक संदेश दोनों मजबूत हुआ है। और ऐसे में संसद के बाकी सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और सहयोगी दलों की भूमिका पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डिजिटल संप्रभुता को लेकर छिड़ी बहस है और मेटा की आधिकारिक प्रतिक्रिया का अब इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट पर भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक दिखाई देने के बाद से नया विवाद जो है अब खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे व्यक्तिगत की स्वतंत्रता और देश की डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा मामला बताया है। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की पोस्ट को भारत में दिखाई नहीं देना बेहद ही गंभीर विषय है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वही सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि मेटा की ओर से अभी तक की इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पोस्ट किस कारण ब्लॉक हुआ, या फिर तकनीकी गड़बड़ी थी, या किसी अन्य वजह से ऐसा हुआ। इसी बीच कई यूजर्स ने दावा किया कि कुछ समय बाद पोस्ट फिर से सामान्य रूप से दिखाई देने लगी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये घटना तकनीकी त्रुटि का परिणाम था या फिर कंटेंट को लेकर कोई जुड़ा मामला हो सकता है। घटना के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता और बड़े सोशल मीडिया मंचों की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और अब सभी की नजरें मेटा के आधिकारिक स्पष्टीकरण और इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर सरकार की ओर से अभी तक कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं कर्नाटक से जुड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली में मंथन होगा और राहुल गांधी से मिले शिव कुमार और सिद्धरमैया, के.सी. वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक होगी और इसी सप्ताह हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। कर्नाटक से जुड़ी ये बेहद ही अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक में लंबे समय से टल रहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक होने वाली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों के नाम क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन के साथ संगठन और सरकार के बीच तालमेल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरे को जगह मिले जो सरकार और संगठन दोनों को मजबूत करे। पिछले कई दिनों से संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज है और हालांकि पार्टी की ओर से अब तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने संकेत दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फैसला इसी सप्ताह हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद से नए मंत्रियों की सूची जारी होने की संभावना है और अब सभी की नजरें दिल्ली में होने वाले इस बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी के बाद से ये साफ होगा कि कर्नाटक सरकार में किन नेताओं की जिम्मेदारी मिलेगी और मंत्रिमंडल का नया स्वरूप कैसा होगा। कर्नाटक से जुड़ी ये अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। कर्नाटक के सीएम
जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ऐसे में हाईकमान से आज मुलाकात हो सकती है और सभी की नजरें जो है कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। और अब देखना होगा कि हाईकमान के फैसले के बाद से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ऐसे में डीके शिव कुमार जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो सर क्या लग रहा है, एक तरफ सिद्धरामैया ने पूरी तरह से राजनीति से दूरी बनाने के लिए ऐलान कर दिया है और इधर लगातार अब मुलाकात हो रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कर्नाटक के हिसाब से? देखिए अनीता, कर्नाटक का जो भी नाटक होता है वो बिना दिल्ली के सुलझता नहीं है। बिल्कुल, चाहे डीके शिव कुमार रहे हों, सिद्धरामैया रहे हों, क्योंकि इनके बीच में जो केमिस्ट्री जो रही है वो ऐसी रही नहीं है कि आपस में सब सुलझा लिया जाए। बिल्कुल, 2.5 साल का पहले मसौदा तैयार हुआ था आपस में, जिसको रिसिप्ट किया गया, पहले सिद्धरामैया उसके बाद में डीके शिव कुमार को। ये चीजें यहाँ तक नहीं रुकती हैं। बात ये है कि अंदरूनी जो कलह है इस कदर क्यों फैल जाता है जो बिना दिल्ली दरबार के वो सुलझता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, ये तो आपको पता होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है किस व्यक्ति को रखना है मंत्री के तौर पे और किसको काम या उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे बाहर रख के उनको संगठन की जिम्मेदारी या और कोई जिम्मेदारी देनी है, और ये जो फैसला होता है ये हाईकमान ही लेते हैं। अब कांग्रेस में हाईकमान कौन होता है? एक ही होता है, गांधी परिवार। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो बिना गांधी परिवार के हस्तक्षेप के ये सारा पॉसिबल है नहीं, और यही वजह है, कोई ज्यादा आश्चर्य हमें होने की जरूरत नहीं है कि ये मामला दिल्ली दरबार में क्यों पहुंचा। बिल्कुल। तो क्या ये जो अंदरूनी कलह भी मान सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक का जो मामला है वो दिल्ली आया, तो सर एक तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में ज्यादा कलह है, इस हिसाब से भी देख सकते हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम लगभग पिछले 2-2.5-3 साल से देखते आए हैं, जब से इनकी हुकूमत बनी है तब से खींचतान, तू तेरा मैं मेरा, इस तरीके की बातें होती आई हैं। तो राजनीति से संन्यास लेना, अगर सिद्धरामैया संन्यास ले रहे हैं, तो कहीं इस गुटबाजी का या फिर अंदरूनी कलह की भी तो वजह नहीं है? देखिए, आसानी से तो अनीता कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है, और कोई दुख कोई पीड़ा जब होता है मन में तो उसके आधार पे ही इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। और सिद्धरामैया की जहां तक बात है, मुझे लगता है अभी उनके भीतर पॉलिटिकल पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है। अब जब उनसे ज्यादा एज उम्र के लोग इस समय आपको पार्लियामेंट में दिखाई दे जाएंगे, जिसमें आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, अब आप शरद पवार की भी बात कर लो, तो उससे ज्यादा उम्र के भी व्यक्ति आज भी पदों को निर्वाह कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं, सवाल उठता है वो क्यों नहीं है। तो इसलिए आपका सवाल बिल्कुल मौजूद सा लगता है कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी तो पीड़ा होती है जिससे ये पूरी तरीके से दुखी होकर संन्यास ले रहे हैं। बिल्कुल। तो सर क्या ये भी मान सकते हैं कि आज शाम को जो बैठक होने वाली है उसमें सिद्धरामैया को फिर से मनाया जाएगा कि वो राजनीति से इस्तीफा ना दे या फिर राजनीति से दूर ना हटे, फिर से वापसी के लिए? मुझे लगता है उनको मनाया जाना चाहिए, और ये अगर ये मनाया जाता है तो मुझे लगता है प्रदेश के हित में रहेगा, क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव, सूझबूझता और अच्छे फैसले जनता के लिए, पार्टी के लिए, और मुझे लगता है कि इतने बड़े कद का नेता जिसके पास अनुभव 40 से 50 साल का हो, तो ऐसे में अगर कोई संन्यास लेता है, चला जाता है, वो ना सिर्फ उनके लिए घातक होता है बल्कि पार्टी के लिए भी घातक होता है और प्रदेश की जनता के लिए भी घातक होता है। मेरी इंडिविजुअल जो मेरा राय जो मत है, मुझे लगता है कि उनको मनाया जाना चाहिए और दोबारा से उनकी इच्छा आकांक्षाओं पे फूल चढ़ा के उनको उन्हीं के आधार पे पद कर दिया जाना चाहिए, ताकि वो जनता की सेवा भी और समय तक कर सके। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मोहम्मद इरफान से मुलाकात की, जो हाल ही में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान संविधान के
प्रस्तावन पढ़ने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद से ये जो प्रस्ताव पढ़ने का वीडियो जो है उसके बाद से अब राहुल गांधी जो है उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। मुलाकात के बाद से राहुल गांधी ने इरफान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उनकी जमकर सराहना की है। राहुल गांधी ने कहा कि इरफान की संविधान की समझ, देश को देखने का नजरिया और सीखने की इच्छा इस बात का उदाहरण है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी इरफान के सपने बड़े हैं और उनके आत्मविश्वास प्रेरणादायक है। इरफान हाल ही में नीट परीक्षा में जुड़े छात्र प्रदर्शन के दौरान संविधान के पढ़ते हुए वायरल हुए थे और जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें पहचान मिली। कांग्रेस इस मुलाकात को युवाओं और संविधान के प्रति सम्मान का संदेश बता रही है। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीति पर सवाल भी उठाए हैं और ऐसे में राहुल गांधी की ये मुलाकात राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चाओं का विषय बन गई है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है और इसी बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांत ने अपने इस्तीफे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता से अपने पद से इस्तीफा दिया है ताकि उनके पद पर बने रहने से सबूतों से छेड़छाड़ जैसे किसी भी तरह के आरोप न लगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और इससे पहले सीआईडी ने कथित अनियमितताओं के मामले में उनके आधिकारिक आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनसे लगातार पूछताछ भी की। दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहा है और इसी बीच जेपीएससी ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जांच एजेंसियां परीक्षा प्रक्रिया, एमओआर सीट और साथ ही भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य दस्तावेज जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कथित अनियमितताओं की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई की घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलता रहेगा और ऐसे में तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, लेकिन फिलहाल 28 जुलाई तक किसी नई बढ़ोतरी या फिर कटौती का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक उपभोक्ताओं की भी मौजूदा कीमतों पर ही सिलेंडर खरीदना होगा। अलग अलग शहरों में टैक्स और परिवहन लागत के कारण कीमतों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन आज किसी शहर में नई दरें लागू नहीं हुई है। उपभोक्ता अपने शहर के सटीक कीमत इंडियन ऑयल और भारतीय पेट्रोल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अधिकारित वेबसाइट या फिर अधिकृत गैस एजेंसी से भी पता कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति के आधार पर अगले मासिक संशोधन में कीमतों की समीक्षा की जा रही है और फिलहाल घरेलू गैस और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहने से उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है और उन्हें किसी अतिरिक्त खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं सावन शुरू होने के साथ ही यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से मेरठ पुलिस और जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे संचालन को लेकर विस्तार से दिशा निर्देश जारी किया है। प्रशासन ने साफ किया कि डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी। अश्लील, भड़काऊ या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों और नारों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अधिकारियों ने डीजे संचालकों को निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान केवल धार्मिक माहौल के अनुरूप गीत ही बजाए जाएंगे और डीजे वाहन या फिर अस्थायी ढांचे सड़कों पर बाधा नहीं बनाएंगे और यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी भी दी गई है और साथ ही मेरठ पुलिस ने करीब 250 डीजे संचालकों के साथ बैठक करके सभी दिशा निर्देशों की जानकारी और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा और शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वहीं गुजरात के भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। पश्चिम रेलवे के अनुसार सूरत मेमू ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे इससे व्यवस्था रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी यात्री के घायल या होने की सूचना नहीं है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग और साथ ही राहत दल मौके पर पहुंचे और ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे ने प्रभावित रूट पर कई ट्रेनों का
परिचालन नियंत्रित किया है, जबकि कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव भी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और हादसों के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेनों का ताजा रनिंग स्टेटस जांचने की अपील की है। रेलवे का कहना है कि मरम्मत और ट्रैक बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि जल्द से जल्द रेल सेवाओं को सामान्य किया जा सके। फिलहाल घटना की विस्तृत जांच जारी है और रेलवे प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सोनमार्ग हाईवे पर बालटाल से श्रीनगर जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और करीब 20 से 25 मीटर नीचे ढलान पर लुढ़कते हुए एक मकान की छत पर जा गिरी। हादसे के समय बस में करीब 50 यात्री सवार थे और ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक इस दुर्घटना में लगभग 30 श्रद्धालु घायल हुए हैं। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर और पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। हालांकि विस्तृत जांच अभी बाकी है और प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पूरे मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी है और यात्रा से जुड़े वाहनों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। हाल ही के दिनों में खराब मौसम और पहाड़ी मार्गों की चुनौती को देखते हुए प्रशासन लगातार सतर्कता बरतने की अपील भी कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। तुर्की को अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान बेचने की संभावना को लेकर ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका क्या बेचेगा और किसे बेचेगा ये कोई बाहरी देश तय नहीं करेगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कथित तौर पर तुर्की को F-35 विमान बेचने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू का मानना है कि अगर तुर्की को ये अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलता है तो मध्य पूर्व में सैन्य शक्ति को संतुलन प्रभावित हो सकता है। वहीं ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को अपने मित्र बताते हुए कहा कि अमेरिका अपने रक्षा सौदों पर किसी दूसरे देशों का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि तुर्की को F-35 विमान मिलने का रास्ता अभी आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के बाद से अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम में बाहर कर दिया है और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसी में किसी भी संभावित रक्षा सौदे के लिए कानूनी और राजनीतिक बाधाएं अभी भी मौजूद है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस मुद्दे पर मतभेद की चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई कूटनीतिक बहस छिड़ दी है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान एक बार फिर से शुभमन गिल के हाथों में रहेगी, जबकि केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। चयनकर्ताओं ने चोटों से जूझ रही टीम में कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है और मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के स्पिनर मानव को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर शशांक जैन को भी टेस्ट टीम में जगह मिली है। वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी टीम में रखा गया है, लेकिन उनकी फिटनेस और वर्कलोड पर लगातार नजर रखी जाएगी और ये टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से गाल में शुरू होगी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। टीम प्रबंधन की उम्मीद है कि युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का ये संतुलन श्रीलंका की चुनौतियों को मजबूती से सामना करेगा और अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं और टीम इस दौरे को शुरुआत जीत के साथ कर पाती है या फिर नहीं। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। आज सुबह कई इलाकों में हुई बारिश के बाद से तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को भीषण उमस से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में जलभराव और धीमी यातायात की समस्या देखने को मिली है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के लिए आज भी हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सक्रिय मानसून के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहाना बना रह सकता है और बीच बीच में बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक
होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं बारिश के कारण राजधानी की हवा भी अपेक्षाकृत साफ हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं असम में बाढ़ का संकट एक बार फिर से गंभीर रूप ले चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों के उफान पर होने से राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का असर लाखों लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। सड़क संपर्क मार्ग टूटने से कई गांव तक जाना मुश्किल हो गया है, जबकि हजारों परिवार राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वन जीव भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई स्थानों पर जंगली जानवर सुरक्षित जगह की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर आते दिखाई दिए हैं। राज्य सरकार, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन, पानी, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। ऐसे में प्रशासन लगातार जल स्तर पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी किनारे और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग ने इस कुछ क्षेत्रों में आगे और बारिश की संभावना जताई है, जिससे राहत कार्यों के सामने चुनौती देखने को मिल सकती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।